सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका पार्ट 1 अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, उपसहसंयोजक यौगिक पार्ट 2। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2 में आज अपन पढ़ेंगे समन्वय बहुफलक, और जो संकुल यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, और साथ ही इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग जिसके बारे में बोर्ड एग्जाम में और विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, वो है उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC के अनुसार नाम कैसे लिखे जाते हैं। मतलब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। तो देखिएगा, इस पार्ट का अपन सबसे पहला भाग ले रहे हैं समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक देखिए क्या है कि जब संकुल का निर्माण होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और केंद्रीय धातु का संकरण कैसा है उसके आधार पर लिगेंड त्रिविम में अभिविन्यासित हो जाते हैं। इस अभिविन्यास के आधार पर उसकी ज्यामिति क्या है, संरचना क्या है, उसको समन्वय बहुफलक में अपन पढ़ते हैं। केंद्रीय धातु की जो संकरण है वो क्या होगा, वो तो अपन आगे इसके जो सिद्धांत है VBT वगैरह उसमें देखेंगे। ज्यामिति किस किस प्रकार की हो सकती है वो देखिएगा, जैसे चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि चतुष्फलकीय ज्यामिति है, उसमें केंद्र पर इस प्रकार से धातु उपस्थित होता है, और चतुष्फलक के कोनों पर 4 लिगेंड इस तरह से उपस्थित रहते हैं, अभिविन्यासित रहते हैं। अगर मैं ज्यामिति बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये जो 4 लिगेंड हैं, ये चारों लिगेंड चतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ अभिविन्यासित रहते हैं। तो ये हो गई चतुष्फलकीय संरचना। 4 समन्वय संख्या वाले संकुलों की संरचना वर्ग समतलीय भी हो सकती है। वर्ग समतलीय में क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, इस तरह से वर्गाकार ज्यामिति में धातु है वो बिल्कुल केंद्र पर उपस्थित है, और जो 4 लिगेंड हैं वो वर्ग के कोनों पर इस तरह से अभिविन्यासित रहते हैं, और चारों के केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बने हुए हैं। तो इस तरह की ज्यामिति है तो उसे कहेंगे स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ज्यामिति उन संकुलों में पाई जाती है जिसके केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या 6 है। तो देखिएगा, इस तरह से केंद्र पर एक धातु उपस्थित है, एक तल में वर्ग के चारों कोनों पर एक एक लिगेंड उपस्थित है। तो 4 लिगेंड तो ये हो गया। एक लिगेंड तल के बिल्कुल ऊपर लंबवत दिशा में, और एक लिगेंड तल के बिल्कुल लंबवत नीचे की दिशा में अभिविन्यासित होता है। ज्यामिति की बात करें तो आप इन लिगेंडों को इस तरह से मिला दो। ये जो ऊपर वाला लिगेंड है ये क्या है, जैसे ये वर्ग है,
और इसके बीच में धातु है तो ये बिल्कुल ऊपर है। तो इस लिगेंड को वर्ग के चारों कोनों पर आप इस तरह से मिला दो। यो मिलाया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो देखिए 4 फलक तो ये ऊपर हो गए। यहाँ से मैं यूँ करके यूँ लेके जाऊँ तो एक फलक तो ये रहा, एक फलक ये आपकी तरफ है आगे, एक फलक ये रहा साइड में 3 और एक पीछे, मतलब ये वाला फलक। तो ये 4 फलक तो ये ऊपर हो गए, वैसे ही 4 फलक ये नीचे हैं। चूंकि लिगेंडों की संख्या इसमें 6 है लेकिन फलकों की संख्या 8 है, इसलिए इस प्रकार की ज्यामिति को क्या कहते हैं? अष्टफलकीय कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। ट्राइगोनल बाईपिरामिडीय, पिरामिडल या त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। देखिए क्या होगा, इस तरह से एक त्रिभुजाकार ज्यामिति में केंद्र पर धातु परमाणु, त्रिभुज के तीनों कोनों पर एक एक लिगेंड उपस्थित है। एक लिगेंड इसमें ऊपर और एक लिगेंड नीचे अभिविन्यासित रहता है। ऊपर वाले लिगेंड को भी अपन इन तीनों कोनों से मिला दें तो देखिए 3 फलक बन गए, और वैसे ही 3 फलक बनेंगे जब इस नीचे वाले लिगेंड को भी आप त्रिभुज के तीनों कोनों से मिला देंगे तो 3 फलक नीचे बन जाते हैं। तो ये हो गया त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। पिरामिडीय संरचनाओं में एक संरचना और बनती है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल या वर्गाकार पिरामिडीय। देखिए कैसे, वही वर्ग बनाया, केंद्र पर धातु उपस्थित है, वर्ग के चारों कोनों पर एक एक लिगेंड उपस्थित है, एक लिगेंड ऊपर, मतलब केंद्रीय धातु है उसकी समन्वय संख्या 5 है। इस ऊपर वाले लिगेंड को वर्ग के चारों कोनों से डॉट 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 करके इस तरह से मिला देते हैं। तो देखिए 4 फलकों का इसमें निर्माण हो रहा है। ज्यामिति हो गई वर्ग पिरामिडीय, वर्ग है और उसके ऊपर इस तरह से पिरामिड का निर्माण हो रहा है। तो ये है समन्वय बहुफलक, जो संकुल यौगिक हैं उनके साथ जो उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उनके साथ लिगेंड के जुड़ने पर जो ज्यामिति प्राप्त होती है वो इतने प्रकार से हो सकती है। तो ये ज्यामिति है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये ज्यामितियाँ आपको ध्यान रहनी चाहिए कि कौन सी ज्यामिति किस प्रकार की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण संख्या का अगर आपको ज्ञान होता है तो IUPAC नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, और जब आगे अपन VBT और CFT वगैरह पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें भी केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो देखिएगा, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। जिस भी किसी संकुल में आपको केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, धातु से जुड़े हुए जितने भी परमाणु, अणु
या आयन हैं उनको हटा देते हैं। हटाने के बाद केंद्रीय धातु पर जो आवेश बचता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब हटाने के लिए देखिए आपको क्या ज्ञान होना आवश्यक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो धातु से जुड़े हुए लिगेंड हैं वो उदासीन हैं कि धनायन है कि ऋणायन है, ये पता होना चाहिए। और उसके लिए आप मेरा आज उपसंयोजक यौगिकों का जो वीडियो नंबर 1 है वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिगेंड कौन से उदासीन है, कौन से लिगेंड ऋणावेशित है, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। कुछ उदाहरण से अपन इसको समझें तो देखिएगा। उदाहरण से पहले 2 बिंदु और देख लेते हैं अपन। एक तो अपन ने देखा कि भाई केंद्रीय धातु से जुड़े हुए जो भी परमाणु अणु या आयन उनको हटाने के बाद धातु पर जो आवेश आएगा वो उसको ऑक्सीकरण संख्या है। दूसरा क्या है कि अगर कोई संकुल उदासीन है तो उसमें होता क्या है, केंद्रीय धातु प्लस लिगेंड के ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या कैसे गणना करेंगे वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या और लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या आएगा, 0 आता है अगर संकुल उदासीन है तो। लेकिन अगर संकुल है वो आयन के रूप में है, तो आयन के रूप में है तो क्या होगा, केंद्रीय धातु प्लस लिगेंड के ऑक्सीकरण अंकों का जो योग आएगा वो संकुल आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। देखिए इसी चीज को मैंने इधर भी बराबर करा हुआ है, इधर भी बराबर करा हुआ है। तो ये जो इधर वाला भाग है ये कब आएगा, जब संकुल उदासीन होगा। और ये इधर वाला भाग है ये कब आएगा, जब संकुल आयन के रूप में उपस्थित होगा। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे PTNH3 ये आपको संकुल दिया हुआ है और इस संकुल में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछी है कि प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, आपको ज्ञात करना है। तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या को मान लेता हूं मैं X, ठीक है, प्लस इसमें 2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक अमोनिया और Cl। अमोनिया की संख्या भी 2 है और Cl की संख्या भी 2 है। अब चूंकि अमोनिया है वो एक उदासीन लिगेंड होता है, तो उदासीन लिगेंड का पर आवेश का मान क्या आएगा, 0। तो 2 गुणा 0 अमोनिया के लिए, प्लस Cl चूंकि ऋणावेशित लिगेंड है और इस पर -1 आवेश होता है और Cl कितने हैं, 2, तो प्लस 2 गुणा -1। तो प्लेटिनम 2 अमोनिया 2 Cl इन सब के आवेश जोड़ दें तो इसका योग किसके बराबर आएगा, चूंकि संकुल कैसा है, उदासीन। देखिए उसके ऊपर कोई आवेश दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना, तो इन सब का योग क्या आएगा, 0, क्योंकि इस पर उपस्थित आवेश है वो बराबर में यहां आ जाता है और आवेश कितना है, 0। तो x का मान कितना आया, ये 0 हो ही गया, ये हो गया -2 बराबर 0 और x हो गया +2। तो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या का ज्ञात ज्ञात हुआ +2। नेक्स्ट देखिए अपन और उदाहरण लें, जैसे FeCN6 इस प्रकार का संकुल आयन आपको दिया हुआ है और Fe के ऑक्सीकरण संख्या की गणना करनी है। तो Fe के लिए मैंने लिख दिया X प्लस लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है। लिगेंड कैसे हैं, साइनाइड है, मतलब ऋणावेशित लिगेंड है, एक लिगेंड पे 1 माइनस है, तो इस 6 को
-1 से गुणा कर दें। Fe और 6 के 6 लिगेंडों के आवेशों को जोड़ने पर पूरे संकुल पर जो आवेश आएगा ये बराबर में आ जाता है। देखिए आयन के लिए ये रहा, संकुल आयन पर उपस्थित आवेश है वो इन सब के योग के बराबर होता है। कर दिया अपन ने। x - 6 बराबर -4 और x बराबर -6 उधर जाएगा तो +6 - 4 बराबर +2। तो Fe पर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आ गई? +2 आ जाती है। क्लियर। और एग्जांपल लें, जैसे CO NH3 का होल 4 En का होल 2 Cl3, इस तरह से संकुल दे दिया और केंद्रीय धातु पर आपसे ऑक्सीकरण अंक की गणना करवाई। तो देखिए 3 Cl हैं, ये आयनिक मंडल में है और ये क्या है? समन्वय मंडल। यहां पर जो संकुल आयन पर उपस्थित आवेश है, मतलब आपको जो कुल आवेश है वो समन्वय मंडल वाला आवेश देखना है। तो इन 3 Cl को जो आयनिक मंडल में उनको हटा दो, तो 3 माइनस हटे तो समन्वय मंडल पे आवेश आ गया +3। अब देखिए कोबाल्ट के लिए अपन ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं। मान लेते हैं x प्लस 4 अमोनिया है, अमोनिया उदासीन लिगेंड है तो आवेश आएगा 0, प्लस 2 है En क्या है? इथाइलिन डाइएमीन, और इथाइलिन डाइएमीन भी कैसा है? उदासीन है, तो इसके लिए भी आ गया 0, बराबर इन सब का योग समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश के बराबर है, तो मतलब +3। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो x बराबर हो गया +3। तो ये कोबाल्ट के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से आप किसी संकुल अणु या आयन में केंद्रीय धातु है उसके ऑक्सीकरण संख्या की गणना कर सकते हैं। और देखिएगा जैसे अभी तक अपन ने देखा कि भाई समन्वय मंडल पे प्लस आ रहा है, माइनस वाला भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे PtCl4 और यहां पर Na2, ये कोई संकुल है आपके सामने। अब इस संकुल में देखिएगा आपको समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश चाहिए, तो 2 सोडियम हटा दो, जो आयनिक मंडल में है कोष्टक से बाहर है उसको हटा दो। सोडियम प्लस के रूप में हटेगा, 2 प्लस हट गए तो इस पे आ गया 2 माइनस। तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी? माना x प्लस लिगेंड है 4, एक लिगेंड पे -1, तो 4 पे हो गया 4 गुणा -1, क्योंकि 4 है Cl माइनस है, ऋणावेशित लिगेंड है, और इन सब का योग समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश के बराबर है, तो -2, और यह हो गया x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4 -2 तो हो गया +2। तो यहां आ गया प्लेटिनम के लिए ऑक्सीकरण संख्या +2। क्लियर है चीज? ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना आना चाहिए, नहीं तो अपन संकुलों के IUPAC नाम नहीं लिख पाएंगे। बड़ा ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड उदासीन है, कौन सा लिगेंड है वो आवेशित है, और लिगेंड पर आवेश कितना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप ऑक्सीकरण संख्या की गणना कर पाएंगे। अब बारी आती है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग, जिसे अपन कहते हैं उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण। मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और इस टॉपिक से हर बार बोर्ड एग्जाम में या विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC nomenclature of coordination compounds। उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण। IUPAC का पूरा नाम आता है ना आपको, क्या है?
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। अब देखिए, IUPAC नाम पढ़ने से पहले जो उपसंयोजक यौगिक हैं उसमें धनायन और ऋणायन की प्रकृति कैसी कैसी हो सकती है ये अपन देखते हैं। देखिए, उपसहसंयोजक यौगिक में देखिए कैसे कैसे हो सकता है। पहला, एक संकुल के रूप में हो, मतलब एक ही बड़े कोष्ठक में इसको अगर अपन लिखें, जैसे देखिएगा PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, मतलब इसके धनायन व ऋणायन अलग अलग भाग इसके नहीं हैं, सिर्फ एक बड़ा कोष्ठक है जिसको अपन समन्वय मंडल कहते हैं। तो एक ही भाग के रूप में अगर उपसंयोजक यौगिक है तो इस प्रकार का हो सकता है। दूसरा, यौगिक है उसके दो भाग हो सकते हैं, धनायन और ऋणायन हो सकते हैं कि नहीं। अब धनायन व ऋणायन में भी अलग अलग शर्तें हैं। पहली शर्त, धनायन हो सरल और ऋणायन हो संकुल के रूप में। जैसे उदाहरण लें K4FeCN6, इस तरह का संकुल है। इसमें देखिए क्या है, 4 तो K प्लस है और FeCN6 यहां पर 4 माइनस आ गया। तो ये धनायन कैसा है, सरल है, और ये ऋणायन किस रूप में है, संकुल के रूप में है क्या नहीं। दूसरा देखिए कंडीशन मैं यहां लिख रहा हूं धनायन और ऋणायन के लिए। दूसरी कंडीशन, अगर धनायन संकुल है और ऋणायन है वो सरल है, जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं CONH3 का होल 4 En ट्वाइस Cl3, ये कोई संकुल है। जैसे संकुल टूटेगा तो CONH3 होल 4 En होल ट्वाइस, इस पर आ गया 3 प्लस 3 Cl माइनस, क्योंकि ये जो कोष्ठक से बाहर है वो आयनिक मंडल है, आयन के रूप में प्राप्त होता है। तो संकुल कैसा है, धनायन है वो संकुल है और ऋणायन है वो कैसा है, सरल है कि नहीं। संकुल का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और उसके साथ लिगेंड है वो उपसंयोजक बंध से जुड़े हुए हों, उसी को तो अपन संकुल कहेंगे। यहाँ ये सरल हो गया। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि धनायन भी संकुल हो और ऋणायन भी संकुल हो, दोनों ही संकुल के रूप में उपस्थित हों। जैसे PTNH3 का होल 4 PTCl4, ये संकुल है। ये जब टूटेगा तो PTNH3 का होल 4 2 प्लस PTCl4 2 माइनस। तो देखिए धनायन भी संकुल के रूप में है और ऋणायन भी संकुल के रूप में ही है। तो उपसंयोजक यौगिक हैं वो सिर्फ एक संकुल के रूप में हो, धनायन ऋणायन के रूप में नहीं हो, या ऐसा संकुल हो जिसमें धनायन और ऋणायन दो अलग अलग भाग हों, वो आयनित होते हों। इसके भी 3 भाग देख लिए अपन ने, धनायन सरल, ऋणायन संकुल, धनायन संकुल, ऋणायन सरल, और धनायन ऋणायन दोनों संकुल। इतने प्रकार के उपसंयोजक यौगिक ये हो सकते हैं। तो अपन आगे उदाहरण भी देखेंगे बहुत सारे IUPAC नामकरण में। तो ये चीज़ आप जरूर से ध्यान दीजिएगा
कि इसमें संकुल कौन सा है, दोनों संकुल है या कोई एक संकुल है या कोई सा भी सरल नहीं है, सिर्फ एक संकुल अणु के रूप में ही ये उपस्थित है। कोई सा एक तो संकुल होगा ही होगा, पूरा अणु भी संकुल के रूप में भी हो सकता है या कोई सरल आयन भी इसमें उपस्थित हो सकता है। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। अब देखिए अपन IUPAC नाम जब लिखते हैं तो कुछ नियमों की पालना करना आवश्यक होता है। उन नियमों के आधार पर ही उपसहसंयोजक यौगिकों के नाम लिखेंगे। देखिएगा ना, इन जो नियम हैं वो मैं एक एक करके नियम बता रहा हूं आपको, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहला नियम, पहले धनायन फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। कोई भी संकुल है उसमें अपन ने देखा कि जैसे दो भाग हैं, धनायन और ऋणायन वाले भाग, तो पहले किसका नाम लिखा जाता है? धनायन का नाम लिखा जाता है, और फिर किसका नाम लिखा जाता है? ऋणायन का नाम लिखा जाता है। ये अपन उदाहरण लेकर इसको वापस नियम लगाते लगाते इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। एक बार पहले इसके नियम देख लेते हैं, वो क्या है? पहले धनायन फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। दूसरा, धनायन व ऋणायन की संख्याओं को नहीं दर्शाया जाता है। न तो धनायन की संख्या को दर्शाएंगे नाम में और ना ही ऋणायन की संख्या को दर्शाएंगे। इनकी संख्याओं को नहीं दर्शाते हैं। जैसे अपन देखें K4 FeCN होल 6, ये जब टूटता है तो 4K प्लस और एक ये संकुल ऋणायन प्राप्त होता है। तो इसमें धनायन वाला भाग क्या हो गया? पोटेशियम। ऋणायन वाला भाग क्या हो गया? ये वाला। देखो ये धनायन है और ये ऋणायन है। धनायन कितने? 4, लेकिन इसके नाम में इस धनायन की संख्या नहीं दर्शाएंगे। इसका नाम सिर्फ होगा पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैसे ही अगर कोई ऋणायन है, जैसे मान लो PtNH3 होल 4 Cl2 ऐसा है, तो इसमें PtNH3 होल 4 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यहां ऋणायन कितने हैं? 2 हैं, लेकिन ऋणायन की संख्या को नाम में नहीं दर्शाते हैं। मतलब ये डाइक्लोरो नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ इसके रूप में क्या लिखा जाएगा? इसका नाम होगा सिर्फ क्लोराइड, संख्या नहीं दर्शाएंगे। क्लियर है चीज? तीसरा नियम, धनायन व ऋणायन दोनों के नाम एक एक शब्द के रूप में लिखे जाते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों के नाम एक एक शब्द के रूप में। जैसे दो भाग हैं, एक तो ये धनायन वाला भाग और दूसरा ऋणायन वाला भाग। धनायन का नाम भी एक ही शब्द के रूप में आएगा और ऋणायन का पूरा नाम भी एक ही शब्द के रूप में आता है। उनके बीच में अपन धनायन और ऋणायन के जो दो शब्द बन गए उनके बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे। तो धनायन व ऋणायन दोनों के नाम एक एक शब्द के रूप में लिखते हैं और दोनों नामों के मध्य एक स्पेस छोड़ते हैं, एक स्पेस छोड़ा जाता है, एक स्पेस छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है? अब देखिए, अगर मान लो धनायन व ऋणायन में से कोई सा एक भाग संकुल आयन के रूप में है
या दोनों भाग भी संकुल हो सकते हैं। तो जो संकुल है उसका नाम कैसे लिखते हैं? संकुल का नाम कैसे लिखेंगे? संकुल का नाम, तो संकुल के नाम के भी देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिगेंडों के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्योंकि संकुल में क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होगा और उससे जुड़े हुए लिगेंड होंगे। मतलब अपन बड़े कोष्ठक की बात कर रहे हैं कि जो बड़े कोष्ठक के अंदर जो समन्वय मंडल, संकुल का नाम मतलब समन्वय मंडल की बात कर रहे हैं। समन्वय मंडल क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और उसके साथ जुड़े हुए लिगेंडों को अपने एक बड़े कोष्ठक में बंद कर रहे हैं। इसी कोष्ठक, बड़े कोष्ठक को क्या कह रहे हैं? समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल का जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिगेंडों के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जो भी लिगेंड दिए हुए हैं। लिगेंडों की संख्या, एक समान लिगेंडों की संख्या अगर एक से ज्यादा है तो 2, 3, 4, 5 इत्यादि के लिए, मान लो एक जैसे लिगेंड 2 हैं तो उसकी संख्या दर्शाने के लिए लिगेंड के नाम से पहले पूर्व लग्न के रूप में बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा लिखा जाता है, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। इस तरह से ये संख्यात्मक सूचक हैं, संख्या को दर्शाने वाले ये शब्द हैं जो लिगेंड की संख्या को दर्शाएंगे और लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो उससे पहले इनको काम में लेंगे। जैसे यहाँ देखिए CN है, CN का नाम लिखेंगे साइनो और संख्या कितनी है? 6, तो अपन इसका नाम लिखेंगे हेक्सा साइनो या हेक्सा साइनाइडो, ये नाम इसका हो जाता है। संख्या बताइए, यहाँ पर देखिए 4 है ना अमोनिया, तो ये हो जाएगा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन इसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिगेंडों की संख्या अगर एक समान लिगेंडों की संख्या एक से ज़्यादा है तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए अपन 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, इस तरह से ये काम में लेंगे। लेकिन कई बार लिगेंड के अंदर, लिगेंड के खुद के नाम में ही ये संख्या दर्शाने वाले कुछ शब्द होते हैं। जैसे देखिएगा EN मतलब क्या है? इथाइलिन डाइएमीन, ये कोई लिगेंड है तो इसके नाम में पहले से ही डाई लगा हुआ है, तो इसकी संख्या अगर यूं है जैसे CrNH3 का होल 4 EN2, और ये इस तरह का कोई समन्वय मंडल है, इसमें अमोनिया के लिए तो अपन टेट्राएमीन लिख देंगे, टेट्राएमीन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस EN के नाम के लिए अपन बाई इथाइलिन डाइएमीन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें पहले से ही संख्या सूचक ये जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे? बिस इथाइलिन डाइएमीन, और बिस के बाद इस तरह से एक छोटे ब्रैकेट में इसका नाम बंद कर देते हैं। तो अगर किसी लिगेंड के नाम में स्वयं में कोई संख्या को बताने वाला शब्द जुड़ा हुआ है तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, इस तरह से ये शब्द काम में लिए जाते हैं जो लिगेंडों की संख्या को दर्शाएंगे। तो ये चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, लिगेंड हैं वो धनायन के रूप में भी हो सकते हैं, ऋणायन के रूप में भी हो सकते हैं। तो देखिएगा C, संकुल का या समन्वय मंडल के नाम की बात कर रहा हूं, तो इसमें अगर लिगेंड है वो
उदासीन है, तो उसका जैसा नाम है वैसा ही आ जाएगा। जैसे H2O के लिए लिखेंगे एक्वो या एक्वा, अमोनिया है उसके लिए लिखेंगे एमीन, डबल एम आ रहा है इसमें ध्यान रखिएगा। CO है उसके लिए लिखेंगे कार्बोनिल। तो H2O के लिए एक्वो, NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कार्बोनिल। उदासीन है तो संकुल का नाम लिखेंगे तो लिगेंड का नाम यूं का यूं आ जाता है। लिगेंड अगर धनावेशित है तो क्या करेंगे, अनुलग्न के रूप में EM उसमें जोड़ा जाता है। अनुलग्न क्या होता है कि लिगेंड के नाम के बाद जोड़ेंगे, अंत में जोड़ेंगे। जैसे NO+ है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसिलियम, क्योंकि इसका नाम नाइट्रोसिल है NO का, और लिगेंड का नाम हो जाएगा नाइट्रोसिलियम, IUM इसमें जोड़ा। NH2 NH3+ तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रेजीनियम। अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ा, IUM, हाइड्रेजीनियम इसका नाम हो जाता है। ठीक है। अगर लिगेंड है वो ऋणावेशित है, तो उसके नाम जब लिखे जाते हैं तो नाम के अंत में O आता है। O हिंदी में बोलें तो O आता है। उदाहरण के तौर पर लें तो देखिएगा, अनुलग्न के रूप में ऋणावेशित लिगेंडों के नाम में क्या आएगा, O आता है। उदाहरण लें ऋणावेशित लिगेंड के लिए, F- फ्लोरो या फ्लोरिडो, Br ब्रोमो या ब्रोमिडो, OH- हाइड्रोक्सो, Cn- सायनो या सायनिडो, Nc- आइसोसायनो या आइसोसायनिडो, NO2- नाइट्रो, ONO- नाइट्राइटो, H- हाइड्राइडो, N3- एजिडो, CNO- साइनेटो, NCO- आइसोसाइनेटो, CNS- थायोसाइनेटो, NCS- आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है। और देखिएगा जैसे अपन इसमें और क्या ले सकते हैं, NH2- एमिडो, NH2- इमिडो। ये कुछ आपके सामने ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। ये सारे लिगेंड कैसे हैं, ऋणावेशित लिगेंड हैं, और सबके नाम के अंत में देखिएगा O आ रहा है। क्लियर है ये चीज, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन सब लिगेंडों के नाम आपको पता होने चाहिए। उदासीन है तो यों का यों नाम आएगा, धनावेशित है तो नाम के अंत में मतलब अनुलग्न के रूप में मतलब सफिक्स के रूप में IUM जोड़ेंगे, और अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसके नाम में सफिक्स के रूप में अनुलग्न के रूप में O आता है। ये विभिन्न नाम आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये,
और जैसे मैं यूँ देखूं उदासीन लिगेंड है जैसे EN, तो इथाइलिन डाई एमीन, यूं का यूं आ गया। उदासीन लिगेंड है C5H5N के रूप में, तो क्या हो गया, पिरिडीन, ये नाम आ गया यूं का यूं। ऋणावेशित लिगेंड के और एग्जाम्पल लें, जैसे OX2- के रूप में लिखा हुआ है तो नाम हो जाता है इसका ऑक्जेलेटो। अगर इसका ऋणावेशित लिगेंड CH3CO- है तो ये हो गया एसीटेटो। और अगर ये है NH2CH2COO- तो नाम हो गया ग्लाइसिनेटो। ये लिगेंड आप जरूर से सीखेंगे कि इनके बिना नाम नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है चीज। नेक्स्ट नियम देखिएगा, ये तो लिगेंडों के नाम हो गए। अगर लिगेंड सेतु के रूप में उपस्थित है, लिगेंड सेतु के रूप में उपस्थित है, देखिए क्या मतलब है। जैसे मान लो CO धातु, यहां NH2, ये CO धातु, यहां NO2, और ये क्या है, दो धातुओं के बीच में सेतु के रूप में उपस्थित है, तो क्या होगा, लिगेंडों के नाम लिखने से पहले म्यू लिखा जाता है। जैसे इसके लिगेंडों के नाम लिखेंगे तो म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो। उदाहरण में अपन पूरा डिटेल में समझेंगे इसको, आप नियम देख लो एक बार। सेतु के रूप में है तो म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, अगर सेतु के रूप में उपस्थित है तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से लिगेंडों के नाम लिखे जाते हैं किसी भी संकुल या समन्वय मंडल के नाम में। लिगेंडों के लिए ये नियम है। अब देखिए धातु का नाम कैसे लिखें। समन्वय मंडल के नाम में अपन ने देखा कि पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर धातु का नाम लिखा जाता है। तो धातु के नाम में अगर धातु धनावेशित या उदासीन समन्वय मंडल का हिस्सा है, धातु है या तो धनावेशित या उदासीन समन्वय मंडल का हिस्सा है, तो उसका नाम ज्यों का त्यों लिखते हैं, मतलब जैसा नाम है वैसा लिखते हैं। जैसे उदाहरण लें अपन, PTNH3 2Cl2, इस समन्वय मंडल पे कोई आवेश छोड़ना है नहीं है ना, तो इस धातु का नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। यहां इसका नाम है प्लेटिनम क्योंकि ये उदासीन का हिस्सा है। अगर यही प्लेटिनम और एग्जाम्पल लें, अगर अपन प्लेटिनम से संबंधित, अगर यही प्लेटिनम इस तरह का कोई संकुल आयन बना रहा है, तो देखिए समन्वय मंडल पर प्लस है कि नहीं, तो इस धातु का नाम प्लेटिनम ही होगा। ठीक है, और जैसे देखें अपन FeCO5 ये है, तो यहां लोहे का नाम क्या है, आयरन है, सिंपल नाम। क्यों, क्योंकि Fe है वो उदासीन का हिस्सा है, उदासीन समन्वय मंडल का हिस्सा इसमें है। तो अगर धातु धनावेशित या उदासीन समन्वय मंडल का हिस्सा है तो उसका नाम ज्यों का त्यों लिखते हैं। क्लियर है। और देखिए जैसे AgNH3 2 तो इसका नाम क्या आ जाएगा, अर्जेंटम। जैसा नाम है वैसा इसमें लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर धातु नेगेटिव समन्वय मंडल का हिस्सा है,
तो धातु के अंत में, अंत का मतलब सफिक्स या अनुलग्न भी इसको कह सकते हैं, अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ देंगे, एट जोड़ देंगे। कब, अगर धातु ऋणावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा है तो। देखिएगा, जैसे K4FeCN6, यह भी अपन ने देखा, टूटेगा तो 4 तो K प्लस बनेंगे और एक FeCN6 4 माइनस। तो यहां देखिए जो आयरन है वो ऋणावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा है। देखिए इसके ऊपर 4 माइनस है कि नहीं, तो इस Fe का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट, फेरेट हो जाता है। और उदाहरण जैसे PtCl4 2 माइनस, इस तरह का अगर संकुल है तो इस Pt का नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। और देखिए जैसे अगर AgCN होल ट्वाइस 1 माइनस है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। कहने का मतलब अगर धातु है वो ऋणावेशित संकुल या समन्वय मंडल का हिस्सा है तो उसके नाम के अंत में एट लगता है, अनुलग्न के रूप में एट जोड़ते हैं। क्लियर है ये चीज। तो लिगेंड का नाम लिखा, धातु का नाम लिखा, धातु का नाम लिखते ही, धातु का नाम जहां पूरा होता है उस धातु के नाम लिखते ही आगे छोटे कोष्ठक में रोमन संख्या में उसके ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं, धातु की ऑक्सीकरण संख्या को लिखा जाता है। तो देखिएगा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नियम है वो क्या है, धातु का नाम लिखने के बाद छोटे कोष्ठक में धातु की ऑक्सीकरण संख्या, धातु का नाम लिखने के बाद छोटे कोष्ठक में धातु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा उदाहरण के तौर पे देखें अपन, जैसे FeCN6 4 माइनस, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, लिगेंडों के नाम हेक्सा साइनो, फिर मैंने धातु का नाम लिखा, लिगेंड का नाम हो गया, धातु का नाम चूंकि ये ऋणावेशी समन्वय मंडल का हिस्सा है तो नाम हो गया फेरेट, और चूंकि इसका ऑक्सीकरण कितना है इस Fe का निकालना आता है ना अपने को, Fe का x माने 6, साइनाइड है तो 6 माइनस बराबर -4, तो x हो गया +2, तो फेरेट सेकंड, ये नाम आ गया इसका, तो हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। वैसे ही यहां पर ऑक्सीकरण कितना है Ag का 1, तो इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटम 1। यहां पर प्लेटिनम का ऑक्सीकरण कितना है 2, तो प्लेटिनेट सेकंड। तो नाम में धातु का नाम लिखते ही उसके बाद क्या कर देंगे अपन, रोमन संख्या में धातु की ऑक्सीकरण अंक को छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। हर नाम में अपन ऐसा ही करेंगे। अब एक नियम और है, जैसे देखिएगा अगर आप समन्वय मंडल जो आपको दिया गया है वो सिर्फ आयन के रूप में ही दिया गया है, तो सिर्फ आयन के रूप में अगर समन्वय मंडल देते हैं, जैसे मान लो ये दे दिया आपको और इसका नाम पूछ लिया, ये आयन के रूप में दिया हुआ है, देखिए ऊपर माइनस है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, और इस पे छोड़ के आयन। अगर आयन के रूप में दिया हुआ है तो नाम लिखने के बिल्कुल अंत में इस पे छोड़ के आयन लिख देंगे। और अगर आयन के रूप में नहीं दिया हुआ है, अगर ऐसे दिया हुआ है ये K4FeCN6, तो देखिए कैसे लिखेंगे, पोटेशियम है
धनायन के रूप में उसकी संख्या नहीं दर्शाएंगे तो पोटेशियम धनायन का नाम आ गया। ऋणायन संकुल के रूप में है, एक स्पेस छोड़ा, हेक्सासाइनो, पूरे ऋणायन का नाम एक ही शब्द के रूप में लिखूंगा देखिएगा, हेक्सासाइनो। एफ ही है वो ऋणावेशित भाग है, समन्वय मंडल है उसका हिस्सा है, तो फेरेट। और एफ ही का ऑक्सीकरण संख्या है 2। अब आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरे उदासीन संकुल के रूप में ही आपको दिया हुआ है। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये इसका नाम हो गया। तो ये कुछ नियम हैं जो आप उपसहसंयोजक यौगिकों के नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में आप सिर्फ नियम सीखें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थर्ड, वो IUPAC नाम पर ही आधारित है क्योंकि IUPAC बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक वीडियो में अपन पूरा नहीं ले सकते हैं। इसमें तो अपन ने नियम देखे, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके विभिन्न एग्जाम्पल की नाम लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।